एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11 की एनसीईआरटी का, जो कि है नेचुरल वेजिटेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक? इसमें हम लाइन टू लाइन कवर करते हैं। मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और कुछ कुछ ऐसा भी होता है जब मैं आपको एक्सप्लेन पहले कर देती हूँ, बता देती हूँ कि इसमें क्या है, उसके बाद में मैं आपको रीड करके बताती हूँ। ओके, और कभी कभी लाइन टू लाइन रीड करके भी बता देती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर कमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तब मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। अब अगर आप फीडबैक नहीं देंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं है। तो आप मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। मैं कुछ भी होगा तो मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, अपने इंडिया की। अपने इंडिया में कौन कौन सी टाइप की कहाँ पे वेजिटेशन है, और उन वेजिटेशन और उन फॉरेस्ट के लिए कौन कौन सी जो कंडीशन है वो होती हैं, वैलिड होती हैं, और क्या क्या हमें उनसे क्रॉप्स मिलती हैं, क्या क्या हमारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारा फॉरेस्ट है, जिसमें कह रहे हैं कि क्या आप कभी फॉरेस्ट गए हो पिकनिक के लिए? क्या आप कभी फॉरेस्ट गए हो? अगर चलो आप कभी फॉरेस्ट नहीं गए हो, तो क्या आप पार्क गए हो? हाँ, श्योरली आप पार्क तो गए ही होगे। और जब यू लिव, और अगर आप सिटी में रहते हैं, टू अ मैंगो, गुआवा और कोकोनट ऑर्चर्ड इफ़ यू लिव इन विलेज। हाँ, अगर आप सिटी में रहते हो तो आप पार्क में गए होगे, श्योरली गए ही होगे। और अगर आप विलेज में रहते हो तो आप जो बाग होते हैं ना, आम के बाग होते हैं, गुआवा के बाग होते हैं, उनमें गए होगे। और आप क्या डिफरेंस पाते हो नेचुरल वेजिटेशन में और जो प्लांटेड वेजिटेशन, मतलब जो नेचुरली अकर हो रही है और जो हमने लगाई है, मतलब हमने उसको उगाया है, हमने उस तरह से उसको अरेंज किया है कि हमारा सुंदर दिख सके, या फिर जैसा भी अगर ह्यूमन उसको अरेंज करते हैं तो वो हमारा प्लांटेड हो जाता है। और नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? जो फॉरेस्ट होते हैं, जो अपने आप उगते रहते हैं। The same variety may be found growing wild in forest under natural vegetation and same tree may be planted. तो सेम ही होता है फॉरेस्ट में भी। हम नेचुरली जो अकर हो रहे हैं फॉरेस्ट में, जिसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप से उन जगह पे अकर हो रहे हैं, वो चीज़ जो होती है वो भी सेम होती है। और जो हम प्लांट करते हैं वो भी हम सेम ट्री ही प्लांट करते हैं, जो हम अपने गार्डन में जिनको हम सुपरवाइज करते रहते हैं उसके थ्रू। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जब रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी, जो कि एक ऐसी प्लांट की कम्युनिटी है जो कि हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जो कि बहुत टाइम से बिल्डअप हो रही है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और उसमें जो हमारी इंडिविजुअल स्पेसीज़ होती हैं वो एडजस्ट करती हैं अपने आप को क्लाइमेट के और सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली, जैसे पॉसिबल होता है उसमें वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती हैं। सेम थिंग यहाँ पे वही लिखी हुई है, कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम तक जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी रहती है, so as to allow an individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as possible। तो वो क्लाइमेट की कंडीशंस और सॉइल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग स्पेसीज अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और हमारे जो इंडिया है वो तो हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि उसमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। इसमें हमारी नेचुरल वेजिटेशन में भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ पाई जाती हैं। जैसे कि हमारा जो हिमालयन है वो हमारा एक टेम्परेट वेजिटेशन है, हमारे क्लाइमेट है वो हिमालय के ऊपर। और हमारे वेस्टर्न घाट्स में और अंडमान एंड निकोबार में हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और डेल्टिक रीजन में हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में हमारे कैक्टस पाए जाते हैं जिसमें वो कांटे लगे होते हैं। हर जगह के हिसाब से अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ हमारी इन प्लांट की स्पेसीज में पाई जाती है। जैसे कि
सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया में ग्रेट डाइवर्सिटी है लैंड नेचुरल वेजिटेशन की। हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन, हिमालय में टेम्परेट वेजिटेशन है। वेस्टर्न घाट्स में और अंडमान आइलैंड में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। डेल्टिक रीजन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव्स हैं। डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया जो कि राजस्थान में, वहाँ पे कैक्टस हैं और थॉर्नी और बुशेस पाए जाते हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा वैरायटी है और इन वैरायटीज़ के अकॉर्डिंग हमारा जो क्लाइमेट और जो वहाँ की सॉइल है वो चेंज होती रहती है एक रीज़न से डिफरेंट रीज़न से। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन क्लाइमेट एंड सॉइल द वेजिटेशन ऑफ इंडिया चेंजेस। सेम कि जैसा हमारा क्लाइमेट होगा वैसे उसी हिसाब से, और जैसे हमारी सॉइल होगी, जैसे देखो सब इंटर रिलेटेड है, जैसा क्लाइमेट होगा वैसी सॉइल होगी, वैसी सॉइल होगी तो वैसे ही हमारी उसी हिसाब से अलग अलग वैरायटी के हमारी जो प्लांट्स वगैरह हैं वो ग्रो करेंगे। ओके, और इन कॉमन बेसिस पे हमने अपने जो वेजिटेशन है उसको हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हमारे कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। वो हैं, फर्स्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्नी, माउंटेन फॉरेस्ट एंड लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। सो यही है हमने डिवाइड करें हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन। अब हम सबसे पहले अपने मैप में देख लेते हैं कि जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन और जो सेमी एवरग्रीन वाले हैं वो हमारे कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं। सो ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, तो हमारे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो हमारे यहाँ ये वेस्टर्न घाट्स में, ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया, और थोड़ा बहुत ये ईस्टर्न घाट वाला एरिया, और ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाला, और ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये यहाँ पे ये जो ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर से है ये वाला हमारा एरिया जो है, यहाँ पे हमारे सेमी एवरग्रीन और हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं, देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें भी सेम चीज़ें वही लिखी है कि कहाँ कितना प्रेसिपिटेशन चाहिए होता है, कितना क्लाइमेट चाहिए होता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें सेम लिखी हुई है। ठीक है, सेम देखो ये लिखा हुआ है कि जो हमारे ये फॉरेस्ट है ये फाउंड होते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न स्लोप में जो कि वेस्टर्न घाट्स है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यहाँ पर ये मिलते हैं। और इनका जो एरिया होता है वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वार्म और ह्यूमिड एरिया होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नमी होती है और गर्म एरिया होता है, जैसे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चिपचिप होती रहती है। ठीक है, और हम वहाँ की जो एनुअल रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर होती है। मीन एनुअल टेम्परेचर जो होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो हमारे उनकी जो वो लेयर्स होती है वो ना क्लोजली वेल स्ट्रेंड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पास में वेल स्ट्रेंड होती हैं ग्राउंड के। ठीक है, और जो उनकी और वो कवर होती हैं हमारी स्क्रब से, क्रीपर से, और उनका शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाई टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज। उसमें शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है लेकिन बहुत टॉल वेराइटी के ट्रीज वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब इन टाइप के फॉरेस्ट में हमारे। और ये बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं, तो वो कभी कभी 60 मीटर और उससे भी एबव चले जाते हैं हाइट में। और इनका कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता है ट्रीज़ को शेड करने का। मतलब क्या होता है, एक डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं अपने, उनका एक डेफिनेट टाइम होता है कि भाई बारिश के बाद अपनी जो है बारिश से पहले सारा अपनी पत्तियां वगैरह सब गिरा देंगे, या फिर बारिश के बाद गिरा देंगे, मतलब ऐसे करके कुछ ऐसे वैरायटी के होते हैं फॉरेस्ट जिनमें ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके। बट हमारे ये जो है इनका कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं है, इसलिए ये जो है कभी भी गिरा सकते हैं, और अगर गिराते रहेंगे और कभी भी उस पर फ्रूट आ जाएगा, कभी भी फ्लावर आ जाएगा, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और इस वजह से वो हमेशा जो है वो ग्रीन अपीयर होते रहते हैं। मतलब कि कब एक पत्ता कभी, मतलब एक नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, इमेजिन करते हैं, मान लो एक कोई पेड़ है जिसका एक पत्ता कभी गिर गया, दूसरा पत्ता कभी गिर गया, तो मतलब एक पत्ता गिरेगा तब तक दूसरा पत्ता आ जाएगा ना। तो ऐसे इस वजह से ये जो रहते हैं ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। और इसमें जैसे कि कौन कौन से हमारे प्लांट्स जो है वो होते हैं, जैसे कि रोज़वुड हो गया, मोहगनी हो गया, एवोनी हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। सो सेम चीज़ यहीं पे लिखी है, नो डेफिनेट टाइम टू शेड देयर लीव्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। प्लांट फ्लावर आने में और फ्रूट आने में
और हमेशा एपियर ग्रीन होते हैं पूरी ईयर्स के अराउंड। और स्पेशीज़ हो गई जैसे कि रोजवुड हो गया, महोगनी होगा, इवोनी हो गया, ये सारी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये हमारे थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हमारे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो हमारे ऐसी एरिया पे पाए जाते हैं जो जहाँ पे इनसे थोड़ी कम होती है, मतलब वहाँ पे 200 सेंटीमीटर होती थी, पर अब हमारे ये जो पाए जाएंगे जहाँ से थोड़ी कम होती है बट बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी एरिया में हमारे पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये मिक्सचर होते हैं हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के और जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उन दोनों को मिक्स करके जो हमारे फॉरेस्ट बनते हैं उनको हम सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये भी एवरग्रीन भी होते हैं और कभी कभार शेड्स भी कर जाती है इनकी लीव्स। तो सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं वो लेस रेनी पार्ट में रीजन के फाउंड होते हैं और ये मिक्सचर होते हैं एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के। और ये जो इनका इस वजह से इनका जो कैरेक्टर होता है वो एवरग्रीन होता है। और इसकी जो स्पेसीज़ है, जो प्लांट्स हैं यहाँ के, जैसे कि सेडर, जैसे कि काई, जैसे कि होकोक, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, सो ये हमारे सेमी एवरग्रीन रहे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सो ये हमारे दोनों हो गए। और इस वजह से जो हमारे ब्रिटिशर्स थे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर थी, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी कि अच्छा ऐसे ये एवरग्रीन रहते हैं, ऐसा होता है, ऐसे भी एवरग्रीन होते हैं, दोनों का मिक्सचर होता है इसमें। तो उन्होंने इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा के अपने बेनिफिट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया इन फॉरेस्ट को, जिससे कि उन फॉरेस्ट का जो है हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया और बिल्कुल चेंज कर दिया। और उनको वहाँ पे उन्होंने जैसे कि ओक फॉरेस्ट जो कि गढ़वाल में है और जो कुमाऊं फॉरेस्ट जो कि है ना, तो उसको रिप्लेस करके उनने पाइन जो एक ट्री होता है ना, स्पेसीज होती है, उसको वहाँ पे ले आए, जो कि हमारी रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग थी। तो उन्होंने ये किया हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए अपना फ़ायदा देखते हुए, ठीक है। और इस यहाँ पर उन्होंने ट्री लगाई, जो रबर थी, कॉफ़ी थी, इस वाले एरिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई, जिससे कि उन्हें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और उन्होंने टिम्बर जो कि वो कंस्ट्रक्शन पर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते थे वो भी लगाया था वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने किया, हमारे जो वो थे उनको अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए रिप्लेस कर दिया हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट को। सेम थिंग यहाँ पे वही लिखी हुई है, ब्रिटिश आर अवेयर ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, उन्होंने ओक फॉरेस्ट जो कि गढ़वाल और कुमाऊं में है उनको रिप्लेस करके पाइन लगाया, और उन्हें फॉरेस्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, प्लांटिंग ऑफ रिवर, वो टी, रबर, कॉफ़ी, ये सब प्लांट कर दिया यहाँ पे। और टिम्बर लगाया जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, एक हीट के इंसुलेटर जैसा वर्क करता है। तो अपना उन्होंने रिप्लेस करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्शनल यूज़ से हटा कर उन्होंने एक कॉमर्शियल यूज़ की तरह हमारी वो एरिया को यूज़ किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। सो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या कहाँ पर होते हैं, सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। सो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो हमारा ये वाला एरिया है, दिस वन, ये देखो, ये पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो इस मैप से हमें याद रहेगा कि भाई कौन कौन से स्टेट में हमारे कौन कौन से किस टाइप के फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं हमें देखने को। तो इनमें क्या होता है, ये जो है हमारे इंडिया में सब बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पूरा एरिया जो हमारा इंडिया का है वो ज़्यादातर इन्हीं से भरा हुआ है। तो ये हमारे इंडिया में वाइड स्प्रेड है, और ये जो है हमारा, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ये हमारे रेनफॉल रिसीव करते हैं, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, और ये रेनफॉल रिसीव करते हैं 70 to 200 सेंटीमीटर। और ये इनकी वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से इनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में और एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है वाटर की, और ड्राई वहाँ पे होते हैं जहाँ पे कम क्वांटिटी होती है वाटर की। और अभी हमने क्या पढ़ा था, जो सेमी एवरग्रीन होते हैं वो हमारे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनका मिक्सचर होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट का मिक्सचर होके
सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सेमी एवरग्रीन। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट्स ओके। सो अब आप समझ तो गई होंगी। सो दिस इज, और ये हमारे कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया है यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो रेनफॉल और हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू में भी पाए जाते हैं, इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा जगह पर पाए जाते हैं। और ये जो हैं ट्रीज़ जो हैं इनके टीक जैसे हो गया, और अदर ट्रीज़ हैं जैसे कि इंटरस्प्रेड विद पैचेस ऑफ ग्रास एंड आर कॉमन। यहाँ पे ग्रासेस के जो पैचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और जैसे ही ड्राई सीज़न आ जाता है ये अपनी जो जो लीव्स होते हैं उनको शेड कर देते हैं, और कम्प्लीटली भाई एकदम जब एक साथ अपने सारे प्लांट्स या सारे ट्रीज जब अपनी ट्री लीव्स को शेड कर देंगे, गिरा देंगे, तो फिर वहाँ पे बचेगा क्या, बस जड़ों जैसी लग जाती है। और जब मानसून आ जाता है फिर हमारे ये वैसे ही हरे भरे हो जाते हैं, पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। As the dry season begin, the trees shed their leaves completely and the forest appear like a vast grassland with naked tree all around. Naked tree मतलब एकदम नेक जैसे अपीयर होते हैं ग्रासलैंड की तरह पे, और जैसे कि तेंदू, बेल, पलाश, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे ये जो फॉरेस्ट है में इनमें मिलते हैं यहाँ पे। और वेस्टर्न और साउथर्न पार्ट राजस्थान में है, यहाँ पे वेरी स्कैंसिटी होती है, मतलब बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल और ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब जब गाय वगैरह चरती है या फिर कोई भी कैटल आके लीव्स वगैरह खाती है ना, तो उस वजह से ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, बट यहाँ पे भी होते हैं। अब हमारे आते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो कि हमारे कौन से एरिया में पाए जाते हैं, हमारे डेजर्टेड एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। तो ये रहे हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। दीज आर, दूसरे कलर का यूज़ कर लेती हूँ, ओके। सो दीज आर अवर थॉर्न फॉरेस्ट। ये वाला एरिया, ओह शिट व्हाट इज, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया एंड दिस वन, ये गुजरात राजस्थान वाला एरिया, ठीक है, दिस वन। ये हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, इनको बहुत कम रेनफॉल होती है यहाँ पर, लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रासेस होती हैं और स्क्रब होते हैं, मतलब प्लांट इतनी कम रेनफॉल की वजह से जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा ट्री जो होते हैं वो ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, लंबे ही नहीं हो पाते हैं। और ये कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, वही वेस्ट पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, MP, उत्तर प्रदेश, ये सारे एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा लीफ लेफ ही रहते हैं, मतलब इसमें लीव्स होती ही नहीं है, और कांटे वाली वो होती है कैक्टस टाइप, ठीक है। और ये स्क्रब होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाते हैं, जैसे कि हमारा बबूल हो गया, बेर हो गया, पलाश हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो ये हमारे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट थे। अब हमारे माउंटेन फॉरेस्ट है, भाई माउंटेन नाम से ही दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो माउंटेन पे ही पाया जाएगा। तो ये हमारे माउंटेन्स पे मिलते हैं, माउंटेन्स पर मिलते हैं, जो कि हमारा टेम्परेचर, हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट में बढ़ते जाते हैं, एल्टीट्यूड में हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है और एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से इस चेंज की वजह से हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें भी चेंज आता है। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो हमारे माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, जिनको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट हो गए और एक हमारे साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट हो गए। तो हम इसको देख लेते हैं अपने माउंटेन फॉरेस्ट को। सो दीज आर अवर माउंटेन फॉरेस्ट, ये वाले, ये थोड़ा सा ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट वाला, और ये यहाँ पे कितने ज़्यादा ये हिमालय वगैरह है ना, ये पूरा ये हमारा जम्मू वाला एरिया, उत्तराखंड वाला एरिया, हिमाचल, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे माउंटेन वाले फॉरेस्ट, ठीक है। सो तो ये 2 पार्ट पे डिवाइड हैं, इंक्रीज एल्टीट्यूड पे है, टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होता रहता है, और हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो
चेंज होती रहती है टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से। हिमालय रेंज शोज अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू टुंड्रा विच चेंज इन विथ। हाँ, सो क्या होता है, जो हिमालय जो हमारी पहले क्या होता है कि वहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, बट जैसे जैसे वहाँ पे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, एल्टीट्यूड चेंज होता जाएगा, हमारे ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे टुंड्रा फॉरेस्ट में चेंज होते जाते हैं। और जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जो हमने लास्ट वाले अभी पढ़े हैं, ये वाले दिस वन, ये वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पर? वो हमारे फुट हिल्स पे मिलते हैं। हिमालयन के जो फुट हिल्स होते हैं ना, शिवालिक वाला एरिया, वहाँ पे हमारे ये जो है डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, जो कि हमारे सक्सीड करते हैं, जो हमारा वेट टेम्परेट टाइप होता है उनका सक्सेसर है ये। मतलब ये मिलते हैं, उसके बाद में हमारे ये टेम्परेट टाइप मिलने लगते हैं जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है। एल्टीट्यूड जब 1000 से 2000 के बीच में होता है। और ये हमारे कौन कौन सा एरिया में होते हैं? नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे वेस्ट बंगाल, उत्तरांचल, और यहाँ इनकी जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है और एवरग्रीन होती हैं, जैसे कि हमारा ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, ये यहाँ पे मिलते हैं। और जो आधे आधे होते हैं, जो हमारे 1500 से 1750 के बीच में मिलते हैं, वो हमारे कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं? और ट्रीज स्पेसीज होती है, वो पाइन फॉरेस्ट होते हैं, चिरपाइन होते हैं, जो कि हमारा बहुत ही यूज़फुल है, कॉमर्शियल ट्री है एक, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल चीज़ों में इसका यूज़ होता है। डिओडर हो गया, जो कि हमारा बहुत इंडेमिक है इस एरिया के लिए, जो कि हमारा मेनली वेस्टर्न हिमालयन रेंज में मिलता है। और हमारा ड्यूरर जो है वो मेनली कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। और हमारा वॉलनट हो गया, और जो कि कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स में इसका बहुत ज़्यादा फेमस है, जो वो भी इसी जोन से बिलोंग करता है, मतलब माउंटेनियस वाले रीजन से। ब्लू पाइन हमारा इतने मीटर पे एल्टीट्यूड पे मिलता है। और हमारे यहाँ पे ग्रासलैंड जो है वो मिलते हैं, जोन होता है ये हमारा, वहाँ पे ग्रासलैंड मिलते हैं। एल्पाइन फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स में ये फिर आगे चल के रीच मिल जाता है इनको, और हमारे जो कि है 3000 से 4000 के बीच में है। और हमारे कौन कौन से होते हैं? ब्रिचेस होते हैं, सिल्वर फॉल्स हो गया, ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। सो ये जो है पेस्चर्स जो है वो हमारे एक्सटेंसिवली फॉर ट्रांसह्यूमन्स वाइट ट्राइब्स लाइक गुज्जर, बकारवाल, भूतियास। तो इन सारी एरियाज़ पे, माउंटेन्स एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स भी हैं, ये सारी ट्राइब्स हैं, तो इनके लिए एक्सटेंसिवली हैं ये, ठीक है। और जो हमारा मैंने बताया था ना, अभी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो हमारे नॉर्थ वाले होते हैं और एक हमारे साउथ में, मतलब हिमालयन का नॉर्थन पोर्शन वाले में नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं और यहाँ पे साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं। सो हमारे जो साउथर्न स्लोप है ना, वो हिमालय का है, वो हमारा बहुत ज़्यादा थिकर वेजिटेशन कवर करता है, ठीक है। सो उस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। और जो हमारा नॉर्थ फेसिंग ब्लॉक है, वो स्लोप है, वो हमेशा ड्रायर रह जाता है। और यहाँ पे हमारे मिलते हैं जैसे कि मॉसेस हो गया, लिचेस हो गया, इस वाले पार्ट में, इस वजह से यहाँ पे ड्राई हो जाता है, तो हमारे टुंड्रा जो फॉरेस्ट है वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। और जो हमारे साउथर्न माउंटेन्स जो हैं वो हम अपने 3 डिस्टिंक्ट एरिया में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा हो गया पेनिनसुलर वाला एरिया, एक हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया हो गया, जो कि हमारा ये वाला एरिया है, एक सेकेंड, ये वेस्टर्न घाट, ठीक है। और एक हमारा जो हो गया, जो कि विंध्यास और नीलगिरी वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे ये साउथर्न माउंटेन वाले जो फॉरेस्ट है वो मिलते हैं, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ 1500 मीटर एबव है सी लेवल के, इतना मीटर एबव है सी लेवल के, ओके। और यहाँ का जो वेजिटेशन है और जो टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए यहाँ पर ये थोड़े थोड़े क्लोजली रिलेटेड हैं टॉपिक्स की तरह भी, ओके। Subtropical on the lower regions of the Western Ghats, especially in Kerala.
और सब ट्रॉपिकल जो हैं वो कई लोअर रीजन्स में हैं, जो कि वेस्टर्न घाट में है, जो कि जैसे कि केरला में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है। और टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि हैं वो हमारे शोला, नीलगिरी, अनिमली, पन्नी हिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और अदर ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंक्लूड, कुछ कुछ और डिफरेंट जो कि हमारे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे ये वाले ट्रीज़ हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये इस टाइप के फॉरेस्ट जो हमारे सतपुरा और मैकाल रेंज में भी पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारे आते हैं लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट। सो सॉरी स्टूडेंट्स, अब मेरा ना आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक लग रही है मुझे, तो अगर आपको मेरी वॉइस में या फिर किसी में कोई इश्यू आ रहा हो, सो उसके लिए सॉरी, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आज। इंडिया हैज़ अ रिच वैरायटी ऑफ वेटलैंड हैबिटेट्स। अबाउट 70% ऑफ दिस कंप्राइज एरिया अंडर पैडी कल्टिवेशन। तो इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे वेटलैंड की, जिसमें हमारा 70% जो एरिया है वो हमारा पैडी कल्टिवेशन के लिए ही यूज़ होता रहता है। और जो हमारा टोटल जो एरिया है वो हमारा वेटलैंड कितना है, वो हमारा है 3.9 मिलियन हेक्टेयर। और हमारे जो 2 साइट्स जो कि हैं चिल्का लेक जो कि हमारे ओडिशा में है, और क्योदो नेशनल पार्क जो कि हमारा भरतपुर में है, वो हमारे प्रोटेक्टेड वाटरफॉल हैबिटेट हैं, जो कि हमारे जो रामसर कन्वेंशन है ना, जो कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें हमारे ये दोनों जो है वो फर्स्ट साइट्स थी हमारी, ये दोनों। ठीक है, अब नाउ कंट्री वेटलैंड हैज़ बीन ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरी। और जो हमारी पूरी कंट्री का है उसका जो वेटलैंड एरिया है वो हमारे पूरी 3 कैटेगरीज में, 8 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया। एक तो हमारा जो कि हमारा डेक्कन वाला रिजर्व है, जो हमारे साउथ वाला जो हमारे लगून्स होते हैं ना, वो साउथ एंड वेस्टर्न कोस्ट में वो वाला एरिया है। एक हमारा जो कि, एक मिनट मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कौन सा वाले एरिया के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। सो ये देखो, पहले मैं आपको पूरा लिटोरल वाला एरिया दिखा देती हूँ। वेटलैंड्स ये ज़्यादातर हमारे कोस्ट के आसपास मिलते हैं, क्योंकि कोस्ट में के पास में होते हैं। और ये वाला एरिया है, दिस वन ये जो ब्लैक है, ये हमारे लिटोरल और स्वाम्पी एरिया है, जो वेटलैंड्स वगैरह होते हैं। सो एक तो एरिया हमारा ये हो गया रिजर्वायर डेक्कन में जो है, जहाँ पे लगून वगैरह पाए जाते हैं। और सेकंड हमारा जो राजस्थान वाला, गुजरात और गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया है, वो वाला एरिया, दिस वन यहाँ पे जो कोस्ट के आसपास जो मिलेंगे। एंड और हमारा जो हमारे फ्रेश वाटर लेक हैं, जो कि हमारे गुजरात में और एमपी में है, वो भी वो है हमारे थर्ड वाले वेटलैंड का पार्ट है। फिर हमारे आ जाती है चिल्का लेक, जो कि हमारी, अभी हमने बताया कि हमारी 2 ऐसी साइट्स थी जो हमारी रामसर साइट्स में, जिनको फर्स्ट इंडिया की 2 साइट्स जो थी रामसर साइट्स, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कंजर्व करता है वेटलैंड्स को, उसके अंदर। सो डेल्टा वेटलैंड्स जो लगून से, ये जो है हमारी ईस्ट कोस्ट है चिल्का लेक की, वो वाला हमारा एरिया है जो कि हमारा चिल्का लेक है। और फ्रेकफास्ट जो गंगेटिक प्लेन्स में जो हमारे फ्रेश वाटर मार्शेस है, वो फ्लड प्लेन, ब्रह्मपुत्र के जो फ्लड प्लेन्स है, वो वहाँ पे हमारा स्वाम्पी और मार्शी एरिया होता है। और हमारे फुट हिल्स पे हिमालयन के। और फिर हमारा 7th है जो कि हमारे कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ पे है। और फिर हमारा 8 जो है वो हमारे मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट और अदर वेटलैंड्स जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, वो वाले। और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो हमारे कोस्ट के अराउंड फाउंड होते हैं, जो हमारे थोड़े सॉल्ट होता है उनमें, सॉल्ट और टाइडल क्रीक होती है, जो कि मड फ्लैट और एस्चुरीज वाले एरिया में होते हैं। और ये ज़्यादा डेवलप करते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी होता है, मार्शल एरिया होता है, थोड़े थोड़े ऐसे निकलते हैं, सॉल्टी होता है बहुत ज़्यादा यहाँ का। और ये सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं हम, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे लिखिए, सॉल्ट और टॉलरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ वर्ड्स होती है, टाइटल फ्लो होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और हमारा इंडिया में यहाँ पे 6740 स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है, हमारा 7% है जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड का हमारा मैंग्रोव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये हमारे मैंग्रोव्स जो हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे जो वो आती है ना फ्लड वगैरह, जो हमारी सी से बहुत ज़्यादा वाटर आता है, उससे हमारी जो कोस्टल एरिया है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब इनका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये बहुत जल्दी कम होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा
सोचने का और इनको प्रोटेक्ट करने का बहुत ही ज़्यादा कंज़र्व करने के इशू है, तो हमें उनको कंज़र्व करना है, जिससे कि हमारी जो इनके ख़त्म होने से जो इशू आने वाला है वो ठीक हो जाए। और ये हमारे जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, सुंदरबन जो वेस्टर्न डेल्टा है वहाँ पे ये सब पाए जाते हैं, और जो डेल्टा हमारी रिवर्स बनाती है उन रिवर्स के आसपास पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे सुंदरबन डेल्टा जो हमारी कौन सी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से बनता है, जो कि हमारी कौन कौन सी नदी थी, जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र एडिट कर जाती है तो वो जमुना और क्या कहते हैं उनको, पद्मा, पद्मा और जन्मा के जो मिलन से जो मेघना बनती है वो जाके फिर हमारा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, उससे बने हुए हैं। और जो कि हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब मैंने आपको पढ़ा है कि ये सारी डेल्टा बनाती हैं। इन सब के जो डेल्टा वाले रीजन पे होता है वहाँ पे ये मैंग्रोव्स जो हैं वो मिलते हैं। अब हमें हमारे फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना भी होगा। तो उसके लिए हमारे जो इम्पोर्टेंस पहले फॉरेस्ट की बताई गई है, फिर हमने कंजर्वेशन के उसके क्या क्या हमने अटेम्प्ट करे हैं वो सब इसमें बताया गया है। जो हमारे क्या लिखा है यहाँ पे, फॉरेस्ट हैज़ अ इंट्रिकेट इंटर रिलेशंस विद लाइफ एंड एनवायरनमेंट। फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा ही इंटर रिलेशन है हमारी लाइफ के साथ और एनवायरनमेंट के साथ। ये हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं हमारे इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए। इनको कंजर्व करना हमारा वाइटल इंपॉर्टेंट टू सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड की वो सर्वाइव करना और डेवलप करने के प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें फॉरेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज टू हैव अ नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने हमारे पूरे नेशन के लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करी हैं। उसके लिए हमारा क्या 1952 में हमने अडॉप्ट किया था फॉरेस्ट पॉलिसी, और हमने उसको फर्दर मॉडिफाइड किया था 1988 में, जिसमें हम क्या कहते हैं अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। और जो हमारी नई जो हमने 1988 में कंजर्व करने की पॉलिसी जो अडॉप्ट करी थी, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉरेस्ट को जो मैनेज करना है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना है। मतलब कि ऐसा जो हमारी आगे वाली जनरेशन है उसके लिए हमारे फॉरेस्ट जो है तब तक ख़त्म ना हो जाए, उनका यूज़ लगभग करते रहें, वो सस्टेनेबल यूज़ करना है हमको उनको, ठीक है। और कंजर्व करना है, फॉरेस्ट को एक्सटेंड करना है, और ऐसे यूज़ करना है कि जो हमारे फॉरेस्ट जो हैं वो कंजर्व भी हो जाए, एक्सटेंड भी हो जाए, उसके बाद भी जो हमारी नीड्स जो हैं, लोकल नीड्स हैं, वो हमारी हमें मिलती रहें, ठीक है। हमारी इसलिए हमारी और पॉलिसीज़ क्या है, उसमें एम है ब्रिंगिंग 33% ऑफ जियोलॉजिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। हमारी जो इंडिया का 33% है उसको हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वो हमारे फॉरेस्ट के अंदर आ जाए, मतलब उतना एरिया हमारे फॉरेस्ट कवर से कवर हो। और हमें मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड टू रिस्टोर फॉरेस्ट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस वाज डिस्टर्ब। तो हमें एनवायरमेंटल जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना है, और जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसको भी देखते रहना है। थर्ड हमारा क्या है, जो हमारे नेचुरल हेरिटेज हैं कंट्री के, उनको कंजर्व करना है, क्योंकि वो हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जेनेटिक पूल हैं, इसलिए हमें उनको कंजर्व करना भी है, ठीक है। और फोर्थ हमारा क्या है, चेकिंग सॉइल इरोजन, एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट लैंड एंड रिडक्शन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट्स। तो फॉरेस्ट की वजह से हमारी जो सॉइल इरोजन है वो भी कम होता है, ड्रॉट्स कम, सूखा कम पड़ता है, फ्लड्स कम आते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ों के लिए हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करती रहनी है टाइम टू टाइम। इन फिफ्थ है हमारा इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड अफॉरेस्टेशन ऑन डिग्रेडेड लैंड। हमें उनका अफॉरेस्टेशन नहीं करना है, जो कि हमें वहाँ पे मतलब फॉरेस्ट लगाने हैं जहाँ पे हमारी डिग्रेडेड लैंड है, हमें वहाँ डिफॉरेस्टेशन नहीं करना, मतलब फॉरेस्ट काटने नहीं है, हमें प्लांट्स लगाने हैं। और हमें अपनी फॉरेस्ट की जो है उसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, जैसे कि हमारे टिम्बर फ्यूड फॉडर्स जो है, जो हमारे रूरल एरिया जो है ना, वो हमारे फूड डिपेंडेंट रहता है फॉरेस्ट के लिए। तो हमें इंकरेज करना है उनको कि हम सूटेबल वुड्स का उनको अच्छे से मतलब यूज़ करें, हम उनका सस्टेनेबल यूज़ करें, ठीक है। और हमारा सेवेंथ क्या है हमारा, क्रिएटिंग ऑफ मैसिव पीपल मूवमेंट इन्वॉल्विंग वुमेन टू इंकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्री, स्टॉप फेलिंग। तो हमें हमारी वुमेन्स को, पीपल्स को इंकरेज करना है कि हमें ट्री को जो है वो लगाना है, हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, और हमें हमारे प्रेशर बहुत कम बनाना है हमारे फॉरेस्ट के ऊपर। ये सारे हमारे एम्स थे जो हमें अपने क्या कहते हैं अचीव करने हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब उन बेसिस पे हमने अपने फॉरेस्ट की जो पॉलिसीज़ जो हैं उनको स्टेप बाय स्टेप इनिशिएट किया है। जैसे कि हमारे सोशल फॉरेस्ट्रीज जो हैं, हमने सोशली क्या उनको किया है कि हम मींस इसका मतलब होता है कि हम उन्हें मैनेजमेंट करें, प्रोटेक्ट करें हमारे फॉरेस्ट को
मतलब प्लांट करें, ट्री अफॉरेस्टेशन करें, जो हमारी बैरन लैंड है, खाली जगह, उपजाऊ जगह नहीं है, जो हमारी वहाँ पे प्लांट्स लगाएं जो कि हमारे जिनका पर्पस हो कि वो हमारे एनवायरनमेंट को और सोशल जो और रूरल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। इस पर्पस से हमें ये करना है। उसके लिए हमारी जो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो 1976 में बनी है, जो कि हमारी फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट्री को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करती है। कौन कौन सी हैं? वो हमारी अर्बन फॉरेस्ट्री है जो हमारी अर्बन एरिया में है, और रूरल फॉरेस्ट्री है रूरल एरिया में, और एक हमारी फार्म फॉरेस्ट्री है। हमारी जो सोशल फॉरेस्ट्री है उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो हमारी pertain to raising and management of trees on public and private owned land in and around urban center। तो अर्बन सेंटर के अराउंड पे जो आसपास जो हमारी पब्लिक और जो हमारी प्राइवेट जो ओन लैंड है वहाँ पे ट्रीज़ को मैनेज करना, जैसे कि हमारे पार्क्स हो गए, रोड हो गए, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट हो गई, हमारे पेड़ हो गए हमारे आसपास लगे हुए, जो हम सड़क पे जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह मिलते हैं, उन सबको हमारी मैनेज करने को बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। अब रूरल फॉरेस्ट्री क्या होता है? वही जो भाई रूरल एरिया में मिले, जो कि हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को इंक्लूड प्रमोट करता है। तो हमारी अब ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप होती हैं, उसी पर हमारे जो सेम लैंड इंक्लूसिव ऑफ वेस्ट पैसेज, जो हमारी वही लैंड वेस्ट पैचेस को इंक्लूड करती है। So agroforestry is raising of trees and agriculture crop on the same land inclusive of waste patches. It combines forests with agriculture, thus altering simultaneous product of food fodder. So जो हमारी इन वेस्ट पैचेस के साथ में हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स को लगाते हैं और हम अपना एग्रीकल्चर करते हैं, जो हमें प्रोवाइड करता है फूड, फॉडर, फ्यूल, टिम्बर, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री अब हमारी दूसरी क्या है? वो क्या है? इन्वॉल्विंग द रेजिंग ऑफ ट्री ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड सच एज विलेज, पैस्चर एंड टेम्पल लैंड, रोड साइड, कैनाल, बैंक, स्ट्रिप्स एंड रेलवे। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एम्ड एट प्रोवाइड बेनिफिशियल टू कम्युनिटी एज अ होल। सो हमारी अब कम्युनिटी फॉरेस्ट्री वो होती है जो हमारी पूरे होल, मतलब पूरी कम्युनिटी को हमारी हेल्प, उसका जो हमें फ़ायदा हो वो हमारी पूरी कम्युनिटी को, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक इंसान को हो गया है उसका फ़ायदा, हमारी पूरी कम्युनिटी को उस चीज़ का फ़ायदा हो, उसको हम कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं। जो कि हमारे एरिया होते हैं, जैसे कि कैनाल हो गया, बैंक का, किसी भी बैंक का, जो रेलवे लाइंस के आसपास जो हमारे पेड़ लगे होते हैं, हमारे टेम्पल लैंड पे पेड़ लगे होते हैं, ये सारे जो एरिया हो गए ये हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री होता है, ये हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहलाता है। ओके, so community forestry provide a means under which the people of landless class can associate them in tree raising and thus got those benefits which otherwise are restricted for landowners। so community forestry में क्या होता है? जो हमारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होती है, वो भी हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो पूरा हमारा क्या हो गया? कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। हमारी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री वो होती है जो कि हमारे ट्रीज़ जो हम पब्लिक एरिया में लगाते हैं, जो हमारी पूरी कम्युनिटी उनको यूज़ कर सकती है एज अ, मतलब ट्री लगा के, और उनका यूज़ जब हम पेड़ अपने आसपास लगाएंगे ना, हम किसी रेलवे लाइन्स के आसपास कहीं पेड़ लगाएंगे, तो भाई उससे जो फ़ायदा होने वाला है वो हमारी पूरी कम्युनिटी को होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान को फ़ायदा हो जिसने वो पेड़ लगाया, वो फ़ायदा हमारी पूरी कम्युनिटी को होगा। तो उससे जो हमारे ऐसे जो लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है फॉरेस्ट वगैरह, पेड़ वगैरह लगाने की, या फिर जो जिनकी खुद की लैंड नहीं है, फार्मर्स की, या फिर उनकी लैंड होती है बट जो लोग हैं जिनके पास नहीं है रहने का, कि उनके पास ऐसी हो जो उनको प्रोटेक्ट करे, जो प्लांट्स उनके आसपास लगे हों, तो जो हमारे रेलवेज़ के आउटसाइड और जो हमारे टेम्पल्स के आउटसाइड जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं, रास्ते पे, रोड पे, जो साइड से लगे होते हैं, जो किसी की लैंड पे नहीं लगे होते हैं, ओनर नहीं होता है उनका, वो हमारी एक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहलाती है। ओके, अब हमारी फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है? हमारी फार्म फॉरेस्ट्री वो होता है जो हमारे फार्मर्स ग्रो करते हैं ट्रीज़ को, जैसे जो कि हमारे 2 पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है। एक हमारा कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और एक हमारा नॉन कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए क्या होता है? कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने कुछ भी उगाया, फार्मर्स ने कुछ उगाया और उसको बाय कराए, तो उससे उनने बेच दिया उसको
सेल कर दिया उनने, ठीक है। अब क्या होगा, और जो अपने खुद नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए वो होता है जो वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि भाई उनने थोड़ी सी जैसे कि मिर्चें उगाई और अपने घर में ही उनको यूज़ कर लिया। तो ये हमारी फॉरेस्ट्री हो गई, ये हमारी फार्म फॉरेस्ट्री हो गई, जो कि 2 टाइप से होती है। जो हमारी ये जो फार्म फॉरेस्ट्री होती है, ये हमारी वेरियस स्टेट डिस्ट्रीब्यूट सेडलिंग ऑफ ट्रीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्मॉल एंड मीडियम फार्म। तो हमारी फार्म फॉरेस्ट्री के लिए जो हमारी जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीडलिंग प्रोवाइड करती हैं स्मॉल और जो मीडियम फार्मर होते हैं उनको लिए, कि उनको सपोर्ट करने के लिए कि वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड को और जो ग्रासलैंड है उनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, और हमारे जो उनको फील्ड लैंडिंग एंड लैंड अराउंड होम और अपने घर के आसपास की लैंड को और जो हमारे आसपास की लैंड पे ट्रीज़ लगाएं, जिससे कि जो काउज वगैरह होते हैं उनको वो वहाँ पे जाके खा सकें, उनका यूज़ कर सकें उन एरिया का। अब हमारी वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वुड यू हैव विजिट अ जू एंड मे सीन एनिमल्स एंड बर्ड्स इन कैप्टिविटी? Wildlife of India is a great natural heritage. It is estimated that about 4 to 5% of all known plants and animal species on the earth are found in India. The main reason for this remarkable diversity of life forms this great diversity of ecology system this country has preserved and supported through the ages. Over the year, their habitat has been distributed by human activities, and as a result, their numbers have dwindled significantly. There are certain species that are at the brink of extinction. So हमारी वाइल्ड लाइफ क्या होती है? आप कभी ना कभी तो जू गए होंगे ना, आपने देखा होगा कि वहाँ पे एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो नेचुरल हेरिटेज होता है वो हमारी वाइल्ड लाइफ जो एक बहुत बड़ा ही नेचुरल हेरिटेज है, जिससे कि हमारे 4 to 5% जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पेसीज़ हैं वो हमारी वाइल्ड लाइफ एरिया में ही पाई जाती हैं। और आजकल के हमारे क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से हमें हमारी जो डाइवर्सिटी है ना इंडिया में, जो हमारे स्पेसीज़ वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें अपने इन सबको मैनेज करना होगा, कंजर्व करना होगा, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए ये हमारी अभी एक्सटेंशन वाले उस पे है, बिल्कुल ख़त्म होने की एज पर है। और अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो वो हमारे रीजंस हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रहा है उसकी वजह से हमारे जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स का, उस वजह का एक रीज़न है। दूसरा कि हम जो अपनी लैंड्स जो है हम उसको क्लियर करते, जो हमारे जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनको हम काट के अपना एग्रीकल्चर यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे रिजर्वॉयर यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से भी हमारी वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती जा रही है। और हम उनको, हमारे जो डोमेस्टिक जो कैटल्स हैं वो वहाँ पे ग्रेजिंग करने जाते हैं, हम हंटिंग करने के लिए जाते हैं, तो हम उनको कॉमर्शियल पोचिंग वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फॉरेस्ट फायर हो रही है बहुत ज़्यादा, आग लग जाने के कारण, और प्रेशर हो रहा है फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा बिल्ड हो रहा है, जिससे कि हम धीरे धीरे वो वैसे उपजाऊ लैंड नहीं रह पा रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जा रही है। इट इज़ बीइंग फेल्ट दैट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ is of great significance of in national as well as wild heritage along with the promotion of ecotourism। तो हमारी ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, उसको प्रमोट करने के साथ साथ तो हमारी इंडिया ने बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या क्या कंजर्वेशन जो एडॉप्ट किए हैं वो हमारे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत पुराने टाइम से एक ट्रेडिशन है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का। मैनी स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड जंगल बुक्स एटेक्स्ट्रा हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम रिलेटेड टू लव फॉर वाइल्ड लाइफ। दीज हैव अ प्रोफाउंड इमेज ऑन यंग माइंड। सो वाइल्ड लाइफ को हमारी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से ही हमारे ट्रेडिशन चला आ रहा है। उसके लिए जैसे कि आपने सुना होगा पंचतंत्र और जो जंगल बुक, हमने वो जिसमें
क्या कहते हैं, एक मोगली नाम का लड़का था, वो हमारे जंगल में ऐसे घूमता रहता था, जंगल में ही रहता था। तो उस उन चीज़ों की वजह से हमारे जो प्यार है हमारे वाइल्ड लाइफ की तरफ, वो ये सब दर्शाते रहते हैं हमारे माइंड में। सो जो हमने 1972 में हमारा जो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो इनेक्ट किया था, जिसमें हम अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे हमारी वाइल्ड लाइफ को। जो हमारे लीगल जो हम पोचिंग वगैरह करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमने अपना ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो इनेक्ट किया था, जिसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक तो हमारा प्रोटेक्ट करना जो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं वहाँ की, जो हमारी मतलब ख़त्म होने वाली हैं, जो ऐसी एज पे हैं, जो थोड़ी रह गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऐसी स्पेसीज़ को प्रोटेक्ट करना जो हमारी वाइल्ड लाइफ में पाई जाती हैं, जो कि हमारे शेड्यूल, उनका एक शेड्यूल बना दिया है। उन शेड्यूल्स में उनके जैसे-जैसे वो मतलब क्या-क्या उनकी कैटेगरी है, कौन-सी ज़्यादा हाँ जल्दी ख़त्म होने वाली है, कौन-सी ज़्यादा वल्नरेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हमने उनको अलग-अलग शेड्यूल में अपने रखा हुआ है, अपनी स्पेसीज़ को। और उनको हमने एक लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया है उस एरिया को कंज़र्व करने के लिए, जिससे कि हमारी स्पेसीज़ हैं वो भी ख़त्म ना हो, ठीक है। और हमने अपने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, अपनी सेंचुरी बनाई है, जो जैसे कि हम अपना आधा एरिया जो है उसको जैसे कि एक हमने वाइल्ड लाइफ एरिया ले लिया, उसको हमने ऐसा कर लिया कि ये इतना एरिया जो है ये अब प्रोटेक्टेड एरिया है। इसमें जो हमारी और जो माइनिंग वगैरह प्रोसेस हैं, जो भी लीगल यहाँ पे सैंक्शंस मना है, वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। ये एक्ट हमारा ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करता है। और ये एक्ट जो है वो 1991 में अमेंड किया गया था, जिसमें उन्होंने पनिशमेंट प्रोवाइड कर दिया है, जो कि हमारा अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम उन लोगों को पनिशमेंट देंगे जो कि ये चीज़ों को इलीगली यूज़ करेंगे या फिर उनका थ्रेटन करेंगे हमारी वाइल्ड लाइफ को। और जो हमारी प्लांट स्पेसीज जो कंजर्वेशन और जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं वाइल्ड एनिमल्स को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे इसमें 103 नेशनल पार्क है, बट अभी हमारे बहुत आई थिंक 105 प्लस हैं। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इस टाइम पे हमारे 105 प्लस नेशनल पार्क्स हैं, चेक कर लीजिएगा। और इसमें वाइल्ड लाइफ भी हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारी पुरानी बुक है ना एनसीईआरटी की, तो इस पर कम कम लिखा हुआ है। Wildlife conservation is a very large ambit with abundant potential for well-being of the humankind. However, this can be achieved only when every individual understands significance. So, अब हमारा वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्ट करना, हमारी वाइल्ड लाइफ हमें बहुत ज़्यादा देती है, हमारे ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है भाई। वाइल्ड लाइफ से हमें खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, और हमारे क्योंकि पहनने को कैसे मिलता है, हमारी कॉटन जो है भाई वो तो हमारे पेड़ों से ही आती है ना। जब पेड़ों से आएगी तभी तो हम अपने कपड़े बना पाएंगे, उनसे कॉटन से ही तो बनते हैं कपड़े। और हमारे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। एक ह्यूमन काइंड के लिए वाइल्ड लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए जो ये ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म होती जा रही है हमारी वाइल्ड लाइफ, उसको कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये हमारी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करती है। लाइक अगर जितने हमारे आसपास ट्रीज़ होते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, हमारे लिए फ्रेश एयर हमें प्रोवाइड करती है। वाइल्ड लाइफ का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। बट हम ये इनिशिएटिव जो हमने ये जो वाइल्ड लाइफ के अडॉप्ट किए हैं, ये सब हमारे तभी इनिशिएटिव वर्क करेगा अगर हर एक इंडिविजुअल इस कंट्री का या फिर हमारे वर्ल्ड का ये समझे कि क्या इम्पोर्टेंस है वाइल्ड लाइफ की, क्या हमें उनसे फ़ायदे हैं, क्या हमारे नुकसान हैं। अगर ख़त्म हो जाए तभी हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, तभी हम उसको अच्छे से कंजर्व कर सकते हैं। सो फॉर द पर्पज ऑफ effective conservation of flora and fauna, special steps has been initiated by Government of India in collaboration with UNESCO's Men's and Biosphere Program. So हमारी इसको कंजर्व करने के लिए हमारी इंडिया ने, जो हमारी कंट्री ने, वो हमारे यूनेस्को का जो प्रोग्राम है उसके साथ भी पार्टिसिपेट करके, कोलैबोरेट करके इनिशिएटिव्स लगाए हैं, जिसमें कि हमारे बहुत ज़्यादा बायोस्फीयर्स हैं, जैसे कि हमारे नीलगिरी बायोस्फीयर, जो कि हमारा बंदीपुर में पाया, बंदीपुर वाला एरिया, व्यानाड वाला, साइलेंट वैली, इन सब एरिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सारे एरिया को कवर करता है। नंदा देवी जो हमारे क्या कहते हैं चमोली वाला एरिया है उत्तराखंड में, वो हमारी नंदा देवी, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है।
मानस हमारा असम में, सुंदरवन जो हमारा लार्जेस्ट डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि हमारा तमिलनाडु में, साउथ ऑफ तमिलनाडु में है, ग्रेट निकोबार हमारा अंडमान निकोबार के पास में जो हमारा साउथर्न पोर्शन है, सिमिलपाल जो हमारा ओडिशा में है, दिब्रू सेकोवा जो कि हमारा असम में है, दिवांग ये तो हमारी रिवर्स के नाम से हमें पता ही चल रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है वो हमारी वहाँ पे शायद दिहांग बोली जाती है। सो ये हमें इससे पता चल रहा है। और ये हमारा पचमरी जो कि हमारा एमपी में है, कंचनजंगा जो हमारा सिक्किम में है, अगस्त्यमाला जो हमारा केरला में है, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब तमिलनाडु में भी इस्टेब्लिश्ड है। और ये अचानक अमरकंटक ये भी हमारा जो एमपी वाला, और छोटा नाग जो छत्तीसगढ़ ये वाले एरिया में है, कच्छ कोल्ड डेजर्ट लद्दाख वाला एरिया हिमाचल प्रदेश, और शीशाचंद ये हमारा आंध्र प्रदेश वाला पन्ना है। तो ये हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि हमारे यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आते हैं। सो दीज आर हमारे इनिशिएटिव्स जो कि हमारी कंट्री ने हमारे यूनेस्को के साथ में मिलकर कोलैबोरेट किया है। जो सोशल स्कीम्स लाइक जो हमारी बहुत ज़्यादा स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर जिसमें हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कंजर्वेशन इफेक्ट से, हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसमें हम एलिफेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, और हमने बहुत ज़्यादा इनको सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना है इन स्पेसीज के हैबिटेट को। ओके, जो प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था 1973 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेंटेनेंस ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया फॉर साइंटिफिक एस्थेटिक कल्चरल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। कि भाई इन सारी चीज़ों के लिए, कल्चरल इकोलॉजिकल वैल्यूज़ के लिए हमें इनको प्रोटेक्ट करना है और हमें प्रिजर्व करना है। हमारा इनको रहने के लिए इनका जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है उसके लिए हमें इनका जो एरिया है उसको प्रिजर्व करना है। नेचुरल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट, हमारे एडुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें एडुकेटेड पर्पस के लिए इनको प्रोटेक्ट करना है, और हमारे पीपल्स के इंजॉयमेंट के लिए इनको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि हम जू में जाएंगे, जब हम वहाँ पे देखने क्या जाते हैं, शेर चीज़ें देखने जाते हैं, अगर हमें ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो क्या हमें मज़ा आएगा, नहीं आएगा। और तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमने ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया था, जो कि हमारा कवर करता है इतना एरिया। और अब तो ये बढ़ता भी जा रहा है, टाइगर कंजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम इंक्रीज़ कर सकें बहुत ज़्यादा, जो कि अब बहुत इंक्रीज़ हो गई है। अगर हम करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से हमारे टाइगर्स जो हैं इंडिया में पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लास्ट जो हमारे चेक करे गए थे उसके अकॉर्डिंगली। अब हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये भी हमारा सेम पर्पस के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए ही, प्रिजर्व करने के लिए ही हमारा लाया गया था, जो कि हमारा 1992 में लेके आए थे, जो कि हमारा वाइल्ड एलिफेंट के लिए था। इसका एम क्या था, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ आइडेंटिफाई वेरिएबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट में, जो उनका लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव हो सके। और ये प्रोजेक्ट जो है उस टाइम पे 16 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया था। आफ्टर दिस इसके बाद हम बहुत और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट लेके आए, जैसे कि हमने क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट हैंगुअल, तो ये सारे हम प्रोजेक्ट लेके आए। हिमालयन मस्क डियर जो कि अभी भी चल रहा है, तो ये सारे हमारे गवर्नमेंट ने इंडिया के लॉन्च किए गए थे। अब हमारे ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अभी जो हमने पढ़े थे, ये जो 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो हमने अभी पढ़े थे, सो ये क्या होता है, ये हमारा एक यूनिक रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरिटोरियल एंड कोस्टल एरिया विच आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड विद इन फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को। तो ये एक ऐसा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो कि हमारा यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडेमिक मतलब स्पेसीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होती जा रही हैं, और मतलब उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत यूनिक है, ऐसा मतलब हर जगह पे नहीं पाया जाता है। उनका कोस्टल एरिया बहुत अच्छा है, मतलब यूनिकनेस है उनमें। ऐसे एरिया को हमारे बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं। हमारे कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, और जो कि उनमें से 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो हमारे टोटल नेशनल हैं ये, ठीक है। और उनमें से हमारे जो यूनेस्को की जो मैन एंड बायोस्फीयर वाली प्रोग्राम है उसके अंदर जो है हमारे 12 बायोस्फीयर को रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को में एज अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑन
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, मतलब पूरे वर्ल्ड में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ बायोस्फीयर रिजर्वॉयर। सो ये रहे हमारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट वगैरह के, तो ये हमारे पॉलिसीज़ वगैरह थी और कैसे कैसे होता है। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और आप ट्राई करिए जब ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार खुद से रीड करिए, और खुद से रीड करने के बाद में आप ये जो एक्सरसाइज होती है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने जो भी अभी पढ़ा है वो क्या आप अपने रिकॉल कर पा रहे हैं, आप अच्छे से उसका इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं अपने माइंड में कि नहीं कर पा रहे हैं। और आप जब इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो अपने आप आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें छप जाएंगी और आपको याद हो जाएगा। अब आप ज़्यादातर इसको रटने का मत ट्राई कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने से हमारे पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जो एग्ज़ाम लेवल के लिए है, एग्ज़ाम के लिए जैसे कि हमारा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट पीसीएस वगैरह, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और हमें बहुत ही ज़्यादा नीड है कि हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ना कि उसको सिर्फ रटने की कोशिश करें। अब जब हम बार बार समझेंगे, रीड करेंगे, तो अपने आप में चीज़ें याद होने लगेंगी। फर्स्ट टाइम में बस प्रॉब्लम आती है, बाकी नहीं आती है, ठीक है। सो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे हमारे यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। कौन सी प्लांट कहाँ पे, कौन सा मतलब कौन से फॉरेस्ट में कौन से फॉरेस्ट का टाइप है, और ये फॉरेस्ट जो है वो कौन से एरिया में मिलता है, इस टाइप के इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप पीवाईक्यूज भी जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, हो गया है यहाँ पे। अब हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा आंसर देने का ट्राई करूँगी, और आपको एक्सप्लेन करने का पूरी आपकी जितनी हेल्प हो सकती है मेरी तरफ से मैं उतनी आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि जब आप बताएंगे तभी मुझे और मोटिवेशन आती है, और मुझे पता चलेगा कि मेरी क्या कमियाँ हैं जिनको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ और आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।